व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे 293 नहीं 303 हो गया एनडीए, रातों रात कैसे बड़ी सीटें। तो इंटरेस्टिंग होगी वीडियो। सुशांत सिन्हा सर के चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सरकार तो बन रही है मोदी जी की, और आज वो हो जाएगा ना कि सरकार वो नहीं 9 तारीख को है शपथ। देखते पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। बेबाक बेधड़क सत्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त देश में बड़ी चर्चा है इस बात को लेकर कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन भी गए, क्योंकि वो तो अब बन रहे हैं, तो जो इंडिया अलायंस का सपना था वो तो टूट गया। जितने चिलगोजे वगैरह थे सब, जितना उछलना था। लेकिन चर्चा इस बात की है कि भाई नरेंद्र मोदी ये सरकार कितने दिन चला पाएंगे, कैसे उनको ब्लैकमेल किया जाएगा पॉलिटिकली, और कैसे वो जो है वो एक कमजोर प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि सारा मामला एनडीए के 293 सीटों के आंकड़े पर टिका है। लेकिन बड़ी खबर जो आपको आज बतानी है वो ये कि एनडीए 293 नहीं, कैसे रातों रात 303 हो गया। कौन है आज इसके बारे में आपको बताऊं। लेकिन इंटरेस्टिंग संभव, जब काउंटिंग पूरी हो चुकी तो एनडीए की सीटें कैसे बढ़ सकती हैं, वो 293 नहीं 303 कैसे हो सकता है, आपको ये बताऊं। उससे पहले चल क्या रहा है जरा कुछ चीजें आपको बता देता हूं। नई सरकार को लेकर नड्डा के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, और इलेक्शन कमीशन आज राष्ट्रपति को सांसदों जिन्होंने जीत दर्ज की है उनकी लिस्ट सौंप देगा, और वो लिस्ट मिलने के बाद बताया जा रहा है कि कल हो सकता है कि एनडीए जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी प्रेसिडेंट के सामने। आज है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक है। 60 साल पहले करीब नेहरू ने ऐसा किया था कि वो लगातार तीसरी बार थे। उसके बाद 60 साल में कोई नेता ये ऐसा बहुत बड़ी 3 बार लगातार, तब भी डेमोक्रेसी खतरे में तो आई थी, है ना। मोदी करने जा रहे हैं। क्या बात है। अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आसपास के जो देश हैं उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश समेत 5 देशों के नेता शामिल होंगे, ये बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री इससे पहले भी जो उनका शपथ ग्रहण समारोह रहा है उसमें एक अलग मैसेजिंग जो है वो हर बार रही है, तो इस बार भी वैसा कुछ हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच इंडिया अलायंस जो कर रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो जो पार्टी 240 सीटें जीती है उसमें मंथन चल रहा है, उसमें जो स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उनको हटाया जा सकता है कहा जा रहा है। फडणवीस इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, मंथन चल रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, ग्राउंड रिपोर्ट मंगाई जा रही है 240 सीट जीतने वाली पार्टी की तरफ से। और जो पार्टी 99 जीती है बॉस, वो पार्टी मोड में 99 सीट आ गई। अभी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में फैसला होगा। मतलब एक बार फिर ये जो चिंदी मीडिया है, राहुल गांधी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो वाले मोड में। जबकि उनको ये नहीं दिख रहा कि राहुल गांधी पिछले 3 चुनाव से नरेंद्र मोदी से भिड़ रहे हैं, लेकिन एक बार भी 100 के पार नहीं ले जा पाए, ट्रिपल डिजिट में नहीं ले जा पाए। अभी भी 99 पे कांग्रेस अटक गई है। कैप्शन देख जो आ रहे हैं ना वीडियो, ओ भाई जैसे खिला जीत लिया। 100 पार नहीं करा पा रहे, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि तुम 272 कैसे ले जाओगे। तो यहाँ महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं। कैप्शन भी बहुत तगड़े तगड़े डाले जा रहे हैं। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि हिमाचल में सरकार होने के बावजूद कैसे सुपड़ा साफ हुआ। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश कैसे सुपड़ा साफ हो गया। गुजरात में 1 सीट आई है आपकी बॉस, क्या होगा वहां पर। महाराष्ट्र में आपने कुछ गेन किया है, लेकिन बंगाल में आप खत्म हो गए हो। यूपी में सपा ने परफॉर्म किया है, आपने कोई बहुत धुआंधार काम नहीं कर दिया यूपी के अंदर। बिहार में आपने कुछ धुआं नहीं किया। आप जो है दक्षिण में बीजेपी को बढ़ने से नहीं रोक पाए। तेलंगाना में सरकार होने के बावजूद बीजेपी 8 सीट हासिल कर पा रही है। कर्नाटक में आपकी सरकार होने के बावजूद बीजेपी जो है वो डबल डिजिट में आप नहीं पहुंच पा रहे। सवाल पूछे जाने चाहिए राहुल गांधी से कि बॉस इस परफॉर्मेंस से 272 कैसे पहुंचे। चढ़ा दिया है बिल्कुल ही। राहुल गांधी के महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ, ये हो रहा है। चलिए भाई लगाइए। वेरी गुड है। जब आप देखिए कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, आप देखिए कांग्रेस 328 सीट पर इस बार लड़ी, 99 जीती है, स्ट्राइक रेट 30 का है। यानी अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 10 सीट लड़ती है तो 3 जीतती है, और भाजपा
441 सीट पे लड़ी, 240 सीट जीती है। स्ट्राइक रेट 54%, स्ट्राइक रेट यानी 10 अगर सीट लड़ती है तो 5 से 6 सीट बीजेपी जीतती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, यानी जस्ट ऑलमोस्ट डबल वाला हिसाब बैठ रहा है। और यहां नैरेटिव क्या चल रहा है कि वोट राहुल गांधी के नाम पे पड़ा है, नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो 240 सीट आई है, इनके पास नैतिक अधिकार नहीं है सरकार बनाने। हाँ, ये यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस को कितनी सीट आई थी? 150 कुछ कितनी सीट आई थी? तब आपको नैतिक अधिकार था। हाँ, ये और सही 240 लपेटा। वाले को नैतिक अधिकार नहीं। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो 400 पार बोला था। अरे भैया, तो तुमने भी तो 150 बोला था कि नरेंद्र मोदी 150 से नीचे रहेंगे, तो तुम्हारी बात हवा हो गई तो कुछ नहीं। सामने वाले ने टारगेट रखा 400 का, तो वो पूरा होना चाहिए। यानी इनको भी नरेंद्र मोदी पे यकीन है, राहुल गांधी पे यकीन नहीं। राहुल गांधी तो कहते थे लिख के ले लो, मोदी नहीं बन रहे प्राइम मिनिस्टर। कहां लिख के रखे थे? अब वो कागज जो है वो वैसे फाड़ेंगे जैसे एक जमाने में अध्यादेश के कागज फाड़े थे। हाँ। सवाल पूछिए बॉस राहुल गांधी से कि सब मिलकर अगर मोदी को 240 खींच के लाए हैं, अब क्या करने को बचा है? 2029 में क्या करेंगे? भाई तो कैप्शन मतलब ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे क्या कर दिया हो भाई, शुरू कर चुके कहां क्या कमी रह हाँ गई। हाँ आप लोग क्या करोगे? 37 पार्टी मिलके बीजेपी से अकेले कम पड़ रहे हैं, अकेले उसके, हाँ। लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं। उधर देखिए टीएमसी कह रही है कि भाई एग्जिट पोल के दिन जो है वो जांच होनी चाहिए कि शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए तो एग्जिट पोल नहीं आया। ऐसा थोड़ी होता है। एग्जिट पोल आया था एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बन रही है। इनसे कोई ये पूछे कि एग्जिट पोल तो पिछले 2 बार भी बीजेपी की सीट का आकलन सही नहीं लगा पाया था। पिछले 2 बार एग्जिट पोल ने कहा एनडीए की सरकार बनेगी, इस बार भी कहा एनडीए की सरकार बनेगी, तीनों बार एनडीए की सरकार बन रही है। और पिछली बार बीजेपी को 50 सीट कम दी थी। बीजेपी तो नहीं बोली कि भाई शेयर बाजार में घोटाला करने के लिए। इस बार बीजेपी को 50 सीट ज्यादा दी, कम आ गई, तो शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए एग्जिट पोल। वही ना, अब ईवीएम भी हैक नहीं हुई पे रो रहे थे। अब धीरे धीरे नहीं होता पॉइंट। और इनका रोना और बढ़ने वाला है, क्योंकि खबरें आ रही हैं जो अभी आपको बता दूं कि कैसे एनडीए 303 हो गया। खबर ये आ रही है कि जो अन्य में 18 का आंकड़ा है, उसमें से 10 जो हैं वो बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए के साथ आ गए हैं, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस 4 है, बीजेडी 1 है, बीपीपी 1 है, जेडपीएम 1 अच्छा, जो निर्दलीय है 1 है, एआईएमआईएम 1 है, बीएपी 1 है, अदर्स 1 है और इंडिपेंडेंट 7 हैं। ये कुल मिलाकर 18 हैं अदर्स में से। तो जो जानकारी मिल रही है कि इन 18 में से 10 जो उन्होंने एनडीए को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है, और इसीलिए एनडीए का आंकड़ा 293 से बढ़कर 303 हो गया। तो जो लोग ये सपना देख रहे थे कि मोदी तो 293 पर एनडीए है, कोई जेडीयू भाग गई तो क्या होगा, टीडीपी भाग गई तो क्या होगा, ये लोग तो ब्लैकमेल करेंगे। एक तो अभी कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही। जेडीयू के भी सोर्सेज बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक डिमांड अभी तक नहीं रखी है नरेंद्र मोदी के सामने। हाँ, ये आया है कि अभी तक कुछ देख रहे हैं कि मोदी की तरफ से क्या मिलता है। फॉर्मूला ये तय किया गया है कि भाई जितने आप 4 सांसद पर 1 कैबिनेट बर्थ मिल सकती है, तो अगर टीडीपी के 16 सांसद हैं तो 4 कैबिनेट बर्थ उनको शायद मिल सकती है, जेडीयू के 12 हैं तो उनको 3 शायद मिल सकती है। इस तरह का एक फॉर्मूला बनाया जा रहा है। और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी शायद जो बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं, यानी बड़े वो अपने पास ही रखी शायद, वो किसी गठबंधन को के साथी को देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे गृह मंत्रालय देना भी नहीं चाहिए, नहीं कि उसमें कोई बदलाव होगा, रक्षा मंत्रालय या फिर अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री कहिए, ये 2, 3, 4 या विदेश मंत्रालय, ये 3-4 ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें कोई बड़ा बदलाव हो या गठबंधन के साथी को दे दिया जाए, इसकी गुंजाइश कम नजर आ रही है। उनके आसपास भी नहीं मानती मैं इस चीज। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है, जो खबरें चल रही है कि टीडीपी ने स्पीकर समेत 6 बर्थ मांगी है और जेडीयू ने 3 मंत्रालय की मांग की है। हालांकि हम ये कुछ मीडिया रिपोर्ट छप रही हैं, हमारी रिपोर्ट ये है कि जेडीयू ने कोई अभी तक मांग नहीं की है और वो बार-बार कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। सूत्रों का जो अभी मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, उस न्यूज साइट के सूत्रों का दावा है कि टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर की मांग की है, जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार, मांझी ने 1, शिंदे ने 2 एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार मंत्रालयों की मांग की है। जयंत ने कहा कि हम इलेक्शन के पहले 1 मंत्री पद देने का वादा किया गया था, इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी 1 मंत्री पद चाहती हैं। तो इस बार नरेंद्र मोदी के लिए ये स्थिति तो थोड़ी सी बनेगी कि किसको क्या देना है, ये उनको देखना होगा। और इसीलिए ये जो 303 तक एनडीए पहुंचा है, ये नरेंद्र मोदी के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भैया इस बार जो है कड़े फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे, ये मोदी की गारंटी है। ये उन्होंने रिजल्ट आने के बाद भी कहा है। तो नरेंद्र मोदी ये जरूर चाहेंगे कि उनके पास ये कुशन हो
कि कोई जो है उनको Point. इस तरह से आंखें न तरेड़ सके कि ये ना करो वो ना करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी का टारगेट सेट है कि उनको देश में कैसे विकास को आगे ले जाना है। अब जो खबरें चल रही हैं कि भाई हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो रेलवेज, रूरल डेवलपमेंट और जल शक्ति मंत्रालय मांगे, ट्रांसपोर्ट या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी एक ऑप्शन हो सकता है। नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके हैं, तो वो भी एक एक्सपीरियंस इच्छा भी हो होगा, सकती है कि हाँ। भाई रेल मंत्रालय मिल जाए। लेकिन अभी क्या मंत्रालय किसको मिलेगा ये अभी कुछ भी है। इस बीच अयोध्या को लेकर बड़ी चर्चा है। अयोध्या में कहा जा रहा है कि बीजेपी क्यों हारी। एक बड़ा रीजन जो है वो कहा जा रहा है कि मोदी के नाम पर वोट जो पड़े, जो बीजेपी को वोट पड़े वो भी मोदी के नाम पे पड़े, लेकिन जो नहीं पड़े वो इसलिए क्योंकि जो सांसद साहब थे लल्लू सिंह, उनको लेकर बहुत नाराजगी। उसके भाषण तो में दो इसीलिए तीन चीज चर्चा भीतर घात की भी हो रही है कि भाई लल्लू सिंह को लेकर इतनी नाराजगी थी, क्या ये बात जो है वो ग्राउंड लेवल की बात। दूसरे लोगों को समझ में नहीं आई, या जो लोग टिकट बांट रहे थे उनको समझ में नहीं आई? टिकट तो बहुत क्या गलत तरीके से बांटे गए जानबूझकर थे, टिकट मतलब दिया गया? हाँ। ये कह सब रहे हैं कि कई सही, सवाल हैं जिनके गलत जवाब नहीं, अभी मिलने बाकी सही लोगों को। नहीं, कुछ हाँ, लोग ये भी कह रहे वैसे। हैं कि वहां पर सपा ने एक पासी को टिकट दिया और पासी समुदाय का वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है। लल्लू सिंह अपर कास्ट से आते थे, तो ये पासी वर्सेस अपर कास्ट हो गया। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कुछ लोग कह रहे हैं वहां पर मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिए जो है ये भी बीजेपी बहुत को सारे वोट लोग नहीं पड़ा। बोल रहे देश थे। भर में कई चर्चा है सारी कि भाई चीजें। कोई भी बचाओ। अयोध्या जहां से 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बना, वहां पर कैसे वोट नहीं पड़ा, और कैसे ये कि कास्ट क्या है या नाराजगी क्या है ये देखकर वोट जो है वो दिया गया, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई कई लोग दिखा रहे हैं कि भाई फलाना जगह पर जो है वो मुसलमान जो है उसको इतने घर मिले, लेकिन उस जगह पर मुसलमानों ने वोट नहीं किया बीजेपी। मुसलमान ने घर लेकर या शौचालय लेकर या सिलेंडर लेकर वोट नहीं किया, ये सवाल पूछ रहे हो आप। हिंदू ने राम मंदिर लेकर वोट क्यों नहीं किया, ये सवाल कब पूछो? बहुत सही। पहले तो इनसे पूछो ना, हिंदुओं से। मुसलमान तो बीजेपी के लिए वोट नहीं करता है, ये तो ट्रेंड रहा। और अगर आपने किसी को सरकारी योजना का लाभ दिया तो बॉन्ड थोड़ी साइन कराया, वो तो सरकारी काम वैसे। वो आपको वोट करेगा। और अगर बॉन्ड होता है तो फिर तो 100 करोड़ हिंदुओं से पूछो। 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, क्या 80 करोड़ वोट पड़ा है क्या बीजेपी को? 25 करोड़ जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर है, क्या उन्होंने वोट कर दिया है क्या? शेड्यूल कास्ट जो है उन्होंने बीजेपी को इस बार वोट नहीं दिया, ये कहा जा रहा है। उनसे पूछो हिंदू कब तक जाति में बटा रहेगा? ये सिर्फ मुसलमान के पीछे अगर आप छुपोगे ना कि भाई मुसलमान ने नहीं दिया, भाई उन्होंने एकजुट होके दिया है, घर से निकले हैं। मोदी तो ये आरोप झेलते हैं ना कि हिंदूवादी सरकार चला रहे हैं। हिंदू ने क्यों नहीं दिया? हिंदू से तो पूछो, बाद में मुसलमान से पूछने के लिए आते। मुसलमान ने नहीं दिया घर लेकर, शौचालय लेकर, क्योंकि वो बिके नहीं। ये इसके पीछे छुपोगे तो असली वजह कभी नहीं असली वजह ग्राउंड लेवल पर क्या करें। वैसे ही जैसे इंडिया अलायंस गड़बड़ करता है कि भाई ये हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है, तो वो इतना जनरलाइज कर देते हैं कि बाकी चीज वो देख ही नहीं पाते। उसी तरह से अगर आप ये भी करोगे कि भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए बीजेपी हारी। कौन सा मुसलमान 80% वोट दे रहा था जिनसे बीजेपी जीतती थी? जो दलित देता था, जो हिंदू दे रहा है, उससे पूछो ना कि तुमने क्यों नहीं दिया। तुमको अगर राम मंदिर मिला फिर भी तुमने नहीं दिया, तुमको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला तब भी तुमने वोट नहीं किया, तुमको जो है वो काशी कॉरिडोर मिल गया तब भी तुमने वोट नहीं किया। तुम्हारे लिए नरेंद्र मोदी जो है वो खड़े रहे और कभी उन्होंने परहेज नहीं किया कि भाई मैं हिंदू हूं, इस बात को छुपाए। मंदिर मंदिर गए, जहां जो करना था, जो धार्मिक टूरिज्म है वो बढ़ाया। उनसे पहले पूछो ना कि तुमने क्यों नहीं वोट किया, तुम जाति से पॉइंट ये एनालिसिस नहीं होता। लेकिन हाँ, अच्छा अयोध्या में अगर लोकल सांसद से नाराजगी है तो वो हिंदू वोट ना करे, ये चलता है। भाई जिस मुसलमान ने नहीं दिया, हो सकता है उसको भी किसी लोकल वजह से उसने वोट ना किया हो, और वो तो पहले भी वोट नहीं करता था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना संकुचित जो है ना एनालिसिस मत कीजिए कि उसने नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे कि भाई जिस मुसलमान ने घर लेकर वोट नहीं दिया, अगली बार उसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिले? तो फिर वैसे तो कई करोड़ हिंदुओं ने नहीं दिया, तो हिंदुओं को भी नहीं दोगे आप क्या? घर, शौचालय, राशन नहीं दोगे क्या करोगे? इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के नैरेटिव जो बनता है ना उसमें फंसने की बजाय देश के हिसाब से सोचना शुरू कीजिए। लोग सोचते नहीं, यही दिक्कत है। इसी तरह से सोचेगी। जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके इस्तीफे की बात हो रही है, नड्डा जी का इस्तीफा जो है उस पर चर्चा कब होगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या परफॉर्म किया नहीं किया? नड्डा जी ने कह दिया कि आरएसएस जो है, ये बहुत गलत स्टेटमेंट थी। बीजेपी जो है वो ग्रो कर चुकी है और वो अपने छत्र छाया से बाहर। ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट थी। ये बयान देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष से कब सवाल पूछा जाएगा और उनकी जिम्मेदारी कब तक? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी पहले सरकार बन रही है,
और उसके बाद मंथन होना चाहिए कि गलती हुई कहाँ हुई जो है? 99 में क्या क्या चीजें उनको करने दी वो तो 99 में ही बहुत खुश है वो। लेकिन ये 240 वाला 300 के पार भी कम से कम होना चाहिए था, आराम से ये होना बड़ा चाहिए प्रश्न था। है और उसकी ईमानदारी से समीक्षा होनी चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर। बहुत सही, ये तो बहुत मैंने सही बोला पॉइंट था उठाया सर कि ने। भाई आप मतलब जो पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं क्लियर बोलूँ तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, आप उनसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? पता है होता क्या है, सबसे पहले अपने घर में झांको, जहाँ आपको सबसे ज्यादा वो थी, पहले वहां झांको। उनको तो ठीक है, देना ना देना फोर्स नहीं कर सकते, वो उनके नहीं, ऊपर कहीं ना कहीं लोग ठीक है? जातिवाद के हिसाब से वोट डाल के आ डाल गए के आए कि हैं। आरक्षण के हिसाब से। कि और लेकिन हाँ ये चीज है कि हिंदुओं में ना थोड़ी ये चीज है, अरे ये तो त्यागी है, ये तो जाट है, ये तो ये है यादव है, ये तो ये हूँ, ये तो वो हूँ, वो उस आपस तरीके में से इतने वो है। और अभी भी लोग ये नहीं समझ पा रहे कि कि मिलके एक प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते, कि प्रधानमंत्री अपना चुनना personal वो है। देख लें। और यहाँ देश की बात है, देश ग्रो करेगा तो आप ग्रो करोगे, आपको समझना पड़ेगा। देश अगर टूटी फूटी सरकार से चलेगा वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उस तरीके से स्कीम्स लागू नहीं हो सकते, उस तरीके से बिल पास नहीं हो सकते। और लेकिन भाई इंडिया अलायंस ने किस तरीके से खेला है कि वो आ गए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सुन, बहुत वो बोलते गए और बीजेपी की साइड से कोई काउंटर नहीं हुआ। काउंटर ने किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ भी उन्होंने बोला कि ये तो बोल रहे हैं, बोलने दो। मतलब कभी भी अपोजिशन को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल ही एकदम मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो अंधा विश्वास मोदी जी बीजेपी ने दिखाया वोटर्स पर, वो नहीं, आपको ग्राउंड लेवल पर देखना चाहिए था कि लोग किस तरीके से माइंड डाइवर्ट हो रहा है उनका, किस तरीके से ओपोजिशन खेल रहा है गेम, जिसको उन्होंने मतलब ऐसे वो क्रिएट कर दी ना। अब अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, ये जब मुझे पता चला था ना, मतलब उसमें आ रहा था न्यूज में कि नेहरू जी के बाद ये बने 3 बार लगातार, तो ये बोलते हैं ना कि तीसरी बार भी अगर प्रधानमंत्री यही बन गए तो संविधान बदल देंगे, नहीं संविधान चेंज कर देंगे, डेमोक्रेसी खतरे। तब नहीं आई थी, तब वो वाली थी, मतलब 3 साल जब उसने राजीव गांधी ने कहा था ना कि अगर जरूरत पड़ी तो हम संविधान बदलेंगे, कानून बदलेंगे, तब कुछ भी खतरे में नहीं। मानो मत मानो, सोशल मीडिया का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल इंडिया अलायंस ने किया। बीजेपी का आईटी सेल अच्छे से काम नहीं कर पाया। बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें क्या है कि वहां पे कुछ वो अपना पर्चा सा लेके जो बोला था ना कि पैसे आ जाएंगे, अपना फॉर्म सा लेके वो पहुंच गई जो लेडीज हैं, ठीक है, वो सुबह से कि उन्हें बोला होगा कि 6 तारीख को जाना है, वो लंबी लंबी लाइन लगा के। तो उसमें ना लोग कमेंट लिख रहे थे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि लोग तो वो तो बोल रहे थे कि यूपी चूज एजुकेशन, यूपी ने एजुकेशन को चूज करा है या यूपी ने इस चीज को चूज करा है। भाई वहां पे लाइनें लगी हुई हैं कि अगर एक चीज 8,000 रुपए खटाखट, ये फटाफट सब चीजों में 140 करोड़ की जनता है, ठीक है, 140 करोड़ लोग हैं उसमें। पहली बात तो कैसे इन्हें पता चलेगा एक दिन में? इन्होंने बोलता ना कि 4 तारीख के बाद मिल, जैसे 6 तारीख को आना, 4 तारीख से 6 तारीख के बीच उन्होंने सबका पता लगा लिया। वो भी छोड़, रियलिस्टिक तरीके से बताऊं, एक भाषण में भी कहा था कि 1 जुलाई से खातों में वो 8,500 खटाखट जादू से आ जाएंगे। मेरे को एक चीज बता दो, अगर आप गरीबी रेखा आप कैसे पता लगा रहे हो? आप 20 दिन में कैसे पता लगा लोगे? लोगों को इतनी तरीके से माइंड वॉश किया है, बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन बीजेपी फेल हो गई है सोशल मीडिया में अपने आप को प्रमोट करने में, वो आज लोगों को काउंटर करने में। फॉर्म था ना, उन्हें बोल दिया कि कल आना 12, जो कल गए थे कि आज के लिए कल 12 बजे आना। भाई तुम रात में सबका पता लगा लिया कि ये गरीब है, ये गरीबी रेखा से नीचे, इसको देना है, उसको देना है। और कौन से देश में ऐसा होता है कि लोग मंत्री के घर के बाहर लाइन लगा के कि आज हमारा दिन है, आज हमें 8,500 रुपए मिलेंगे। मैं एक चीज कहूंगा, ये तो कोई इस देश के अंदर ना लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि क्या जायज है क्या नाजायज है, किस चीज से देश हैम्पर हो सकता है, क्या नेसेसिटी है लोगों की। इस देश में जब तक आलू टमाटर प्याज पे ये राजनीति होती रहेगी ना, तब तक जब लोगों की मेंटेलिटी इससे ऊपर जाएगी। एक चीज बताता हूँ, मोदी जी क्या कह रहे थे, जो सीनियर सिटीजन है 5 लाख तक का इलाज फ्री, इन्होंने कितना 25 लाख कर दिया था ना। अब बताना, अब कहने को मोदी जी 70 लाख भी कहते। रियलिस्टिक तरीके से आपको चलना चाहिए कि जिससे सरकार का भी लॉस ना हो, देश भी सही चले, हर एक चीज चले, ठीक है। आप लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज्यादा सच्चे बन के रहेगी बीजेपी। ये तो है, और मैंने बोला था कि क्लीन पॉलिटिक्स और खाली डेवलपमेंट के बेस पे इंडिया में फर्क नहीं पड़ता है। ना काउंटर किया ना यहाँ पे लोग, यार मोदी जी के पास अपना खुद का यूट्यूब चैनल था, उसके ऊपर बैठ के कोई कुछ भी बोलता, उसी दिन आके शाम को 10 मिनट की वीडियो डालते कि आज ये भाषण वायरल हुआ है लोगों का, तो इसके ऊपर मेरा ही जवाब है। मतलब वो जिस लेवल पे भाई साहब मार्केटिंग, तो कोई तो होगा उनकी साइड से। अरे मोदी जी का चैनल भाई, उस मैं कह रही हूँ कि अगर खुद भी उस चैनल पे नहीं, भाई
पीएम के पास बहुत सारी चीजें और भी होती है, लेकिन टीम किस लिए, आईटी सेल किस लिए, इतना तो बताएंगे। यार तू क्या बात कर रही है, टीम वीम क्या करेगी उस चीज के अंदर? जब वहां से राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर बोल रहा है तो यहाँ से लीडर को ही बोलना पड़ेगा ना। ऐसे तो कितने सारे यूट्यूबर्स हैं बेचारे जो बोलते रह गए, लेकिन उनके 2-3 लाख व्यूज पे वीडियोस रह गई, और एक वहां से बैठ के भाई साहब डिक्टेटरशिप आ रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन में बिठाई, इतनी स्लो चल के आई कि अभी तक तो आई नहीं। 2019 में भी डिक्टेटरशिप नहीं आई, अब भी नहीं आई। सबसे ज्यादा फनी ये लगा, ईवीएम इस बार बच गई तो स्टॉक मार्केट वाला, भगवान कसम, अगर भगवान कसम खा के कह रहा हूं, अगर राम मंदिर कांग्रेस के टाइम पर बनता और अयोध्या से वोट कांग्रेस को नहीं मिलते, इनका आता धांधली हुई है, ईवीएम हैक हुई है, गारंटी कह सकता हूं। और बीजेपी जबकि ग्राउंड लेवल पर पता कर रही है क्या वोट लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया, हर एक चीजें हो रही है। तो वही चीज है। बाकी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।